महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानव स्वास्थ्य की पुष्टि से कुल निलंबित कणों का वार्षिक औसत स्तर का मानक निर्धारित किया है। इस मानक से 5 गुना अधिक वायु प्रदूषण दिल्ली, कोलकाता तथा कानपुर जैसे शहरों में विद्यमान है। दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्सर्जित प्रदूषण पदार्थों की कुल मात्रा का 70% विभिन्न प्रकार के वाहनों से उत्सर्जित पदार्थों के रूप में आता है, लेकिन उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण द्वारा पड़ने वाले समस्त हानिकारक दुष्प्रभावों में 98% दुष्प्रभाव वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण ही होते हैं। जेट विमान, ट्रैक्टर, स्कूटर, कार इत्यादि में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि के जलने से गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। महानगरों में बढ़ता हुआ शोर भी एक प्रकार का प्रदूषण है। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार, ट्रक, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी आदि, लाउडस्पीकर, हॉर्न, बैंड बाजे, कारखाने के सायरन, संयंत्रों तथा वाहनों के शोर से भी महानगरों में ध्वनि प्रदूषण लगातार तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। अधिक तीव्र ध्वनि से मनुष्य की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, ठीक से नींद नहीं आती है और वह अनिद्रा, मानसिक तनाव, शारीरिक दुर्बलता तथा थकान से ग्रसित हो जाता है। कुछ ध्वनि तरंगें छोटे आकार वाले कीटाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण बहुत से अनावश्यक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं हो पाता है। अनेक प्रकार के उद्योगों से द्रव्य के रूप में हानिकारक पदार्थ बहकर खेतों में पहुँचते हैं और खेती की मृदा को प्रदूषित कर देते हैं। इससे भूमि कृषि या पौधों को वृद्धि के योग्य नहीं रह जाती है, अर्थात भूमि बंजर हो जाती है। इस प्रकार औद्योगिक प्रदूषण के कारण मृदा प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण से मनुष्य के फेफड़ों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। जिस समय फेफड़ों को उत्तेजित करने वाला कोई प्रदूषक पदार्थ फेफड़ों तक पहुंचता है तो वहां म्यूकस का स्रावण अधिक होने लगता है, जिसके कारण सांस नलिका बंद हो जाती है और मनुष्य लगातार खांसता रहता है। वृक्ष प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं जो हमारी पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को जीवित बनाते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। महोदय, थल सेना के अधिसंघ जवानों ने कहा है कि उन्हें अपने सेवाकाल में 2 वर्ष का विस्तार नहीं चाहिए। थल सेनाध्यक्ष से लेकर अधिकारियों और
जवानों तक के सेवा काल 2-2 वर्ष बढ़ाने की अधिसूचना हाल ही में जारी की गई थी। इस अधिसूचना के बाद थल सेना मुख्यालय ने देश भर में अपने जवानों का एक सर्वेक्षण करवाया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वह 2 वर्ष का सेवा विस्तार लेना चाहेंगे या नहीं। विश्वस्त सैन्य सूत्रों के अनुसार थल सेना के 85% जवानों ने कहा कि वह सेवा निवृत्त होने के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा नहीं करना चाहेंगे। उल्लेखनीय है कि थल सेना के जवानों की अब तक 17 वर्ष की सेवा अवधि होती थी और इसके बाद उन्हें 2 वर्ष रिजर्व के रूप में अतिरिक्त सेवा जारी रखने का विकल्प था। जवान या तो अधिकतम 19 वर्ष की नौकरी कर सकता था या अधिकतम 40 वर्ष तक सेवा में रह सकता था, लेकिन अब सरकार ने 17 वर्ष की सेवा के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा और इसके बाद 2 वर्ष की रिजर्व सेवा या अधिकतम 42 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति दे दी है। लेकिन अधिसंख्य जवानों ने कहा है कि सेवा निवृत्त होने के बाद वह 2 वर्ष की विस्तारित सेवा का विकल्प नहीं चुनेंगे, अर्थात वह 40 वर्ष की उम्र के बाद ही सेवा निवृत्त हो जाना पसंद करेंगे। जवानों की 2 वर्ष की सेवा विस्तार नहीं लेने की इच्छा पर यहाँ सैन्य हलकों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि शायद इसका कारण सेना की नौकरी से जवानों का उगता जाना है। देश में कश्मीर सहित कई राज्यों में विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों के कारण सेना के जवानों का जीवन काफ़ी कष्टकर हो गया है और उन्हें अत्यधिक प्रतिकूल व कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देनी पड़ती है। वास्तव में विद्रोही गतिविधियों को कुचलने का सर्वाधिक भार थल सेना के पैदल जवानों और कनिष्ठ अधिकारियों पर ही होता है। सेना के अधिकतर अधिकारियों को तो दूर दराज के स्थानों पर भी सपरिवार रहने की सुविधा होती है, लेकिन जवानों को शांतिकाल वाले सैन्य स्टेशनों पर भी अपने परिवार रखने की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि सैन्य छावनियों में जवानों के लिए जवान की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अपने परिवार से दूर रहने वाले ये जवान अपने गांव और लौट जाना चाहते हैं। फुल स्टॉप।